हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 16। अपने सामने निरंजन जी को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। निरंजन जी ने बिना किसी लपेटे से उससे पूछा, मुझे सारी बात बताओ, बिना किसी झूठ के। मयंक जैसे जैसे बता रहा था, निरंजन जी के चेहरे पर गुस्से के भाव मानो बढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने मयंक को पीयूष के पीछे जाने से मना कर दिया और खुद उसके वापस आने का इंतजार करने लगे। इधर पीयूष के शरीर में कमजोरी अब भी थी, मगर शालिनी को जल्द से जल्द रोकना था उसे। उसके घर के बाहर उसने कार को ब्रेक लगाई और उतरा, बिना ये देखे कि उसके घर की खिड़कियां बंद थी। वो मेन डोर की तरफ बढ़ गया। घर के दरवाजे पर लगा ताला देखकर उसने अपने हाथ दरवाजे पर मार दिए। उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो नहीं रोक पाया शालिनी को। ना जाने कहाँ गई होगी वो। यही सब सोचकर उसका सिर मानो फटा जा रहा था। तभी शालिनी के घर के पड़ोस वाले घर से एक आदमी पौधों को पानी देने के लिए बाहर निकला। किसी को मोहन जी के घर के बाहर खड़े देख उस आदमी ने वहीं से पीयूष को बुलाया। ओ लड़के! किसी की आवाज सुनकर पीयूष पलटा तो वो आदमी उसे देखकर बोला, तुम्हें अग्रवाल जी से कोई काम है क्या? लेकिन वो तो आज ही यहाँ से चले गए। चले गए मतलब? कहाँ चले गए और कब गए? कहते हुए पीयूष आगे बढ़ा तो वो बोल पड़े, अरे आज ही अपनी बेटी शालिनी के साथ वो इस शहर से चले गए। उनका ट्रांसफर हो चुका है, किस शहर में गए हैं ये तो नहीं पता, बस यहाँ की चाबी मुझे दे गए हैं। उनका कहना भर था कि पीयूष ने उन्हें देखकर कहा, उन्होंने इस घर की चाबी आपको दी है? हाँ, मुझे ही दी है। मुझे वो चाबी दीजिए। पीयूष ने उन्हें देखकर कहा तो वो आदमी बोला, ऐसे कैसे दे दूं चाबी? और तुम हो कौन? अग्रवाल जी की पहचान वाले हो क्या? कितने पैसे चाहिए? उसके ऐसे पूछने पर वो आदमी उसे अजीब ढंग से देखने लगा। पीयूष उसे देखकर बोला, कितने पैसे चाहिए चाबी देने के बदले में? उस आदमी ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। नहीं चाहिए मुझे पैसे, रखो अपने पास अपने पैसे। पीयूष ने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हुए कहा, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। वो आगे बढ़ता उससे पहले वो आदमी उसे रोकते हुए बोला, मोहब्बत में पड़े आशिक लगते हो, अपने पैसे अपने पास रखो, मैं तुम्हें चाबी देता हूँ। वो चाबी लेने के लिए घर के अंदर चले गए। जब वो बाहर आए तो पीयूष वहीं खड़ा था। उसके हाथ में चाबी रखते वक्त उन्होंने कुछ बोलना चाहा ही था कि पीयूष ने उनके हाथ में एक ब्लैंक चेक रख दिया। उन्होंने पहले पीयूष को देखा, फिर उस चेक को देखा तो पीयूष ने उनके हाथ से चाबी लेते हुए अपने चेहरे पर वही घमंड और गुरूर भरी मुस्कुराहट लिए बोला, पीयूष ओबरॉय को किसी का एहसान लेना नहीं पसंद। मैंने चेक साइन कर दिया है, जितना अमाउंट भरना हो भर लेना। कहते हुए वो पलटा और शालिनी के घर की तरफ बढ़ गया। उस आदमी ने उसे देखते हुए सिर हिलाकर कहा, अजीब पागल लड़का है। पीयूष ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला तो उसके दिल ने मानो एक बीट मिस की। थोड़ी देर पहले यहीं से शालिनी गई थी। ये सोचकर ही उसका दिल एक गिल्ट के साथ साथ अनजाने भाव से भर आया। पूरे घर में फैली शांति मानो उसे काटने को दौड़ रही थी। उसके कदम खुद ब खुद शालिनी के कमरे की तरफ बढ़ गए। उसके बंद कमरे के नॉब को घुमाते वक्त ना जाने कितने एहसासों ने उसे घेर लिया था। उसकी तंद्रा टूटी और शालिनी की मौजूदगी का एहसास उसे छू गया। कमरे की हर चीज वो व्यवस्थित तरीके से रख कर गई थी। पीयूष जब ड्रेसिंग टेबल के सामने गया तो उसकी नजरें ठहर कर रह गई। शालिनी के रखे हर सामान को वो देखने लगा। वो शालिनी की तस्वीरें, वो कोलाज जो उसने अपने हाथों से बनाया था, वहां की रखी हर शोपीस जिसको शायद शालिनी ने अपने हाथों से छुआ होगा। आखिर में जब उसने कबर्ड का दराज खोला तो हैरान रह गया। उसके अंदर पीयूष और उसकी तस्वीरें जो ना जाने कितने ही टुकड़ों में फाड़ कर रखी हुई थी। वो लेटर जो पीयूष ने शालिनी के लिए होटल के रूम में छोड़ा था, वो सब कुछ था। मानो वो दराज नहीं, शालिनी की बुरी यादों का एक बॉक्स हो जिसमें सिर्फ पीयूष और उसकी यादें थी। उसने एक बार पूरे कमरे को देखा और वहां की हर चीज जिससे शालिनी की छोटी सी याद भी जुड़ी थी, उसकी हर तस्वीर, वो कोलाज जो उसने बनाया था, वो शोपीस जो शालिनी ने अपने हाथों से सजाए हुए होंगे, सारी चीजें लिए वो बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद बाहर कार रुकने की आवाज आई तो सबका ध्यान उस तरफ चला गया। निरंजन जी उठ खड़े हुए। पीयूष अंदर आया ही था कि पूरा घर चटाक की आवाज से गूंज उठा। पीयूष थप्पड़ पड़ने से एकदम से लड़खड़ा गया। मयंक उसे पकड़ने आगे बढ़ा मगर पीयूष की नजरों को खुद पर देखकर वो रुक गया। हाँ, वो मना कर रहा था उसे आगे बढ़ने से। तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे मुझे पता नहीं था, निरंजन जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा तो वहां मौजूद लगभग हर इंसान डर गया। मयंक को जब अपने हाथ पर नाखून चुभते महसूस हुए तो उसने अपने पास देखा। डर की वजह से श्रुति ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसके नाखून मयंक के हाथ में धंस रहे थे पर मयंक उसने अपना ध्यान सामने ही लगा दिया। पीयूष ने जब कुछ नहीं कहा तो एक और थप्पड़ उसे पड़ चुका था। वहां खामोशी पसर चुकी थी। श्रुति ने अपने बड़े पापा को कभी गुस्से में नहीं बोलते देखा था। वो बड़े पापा आज इतने गुस्से में थे। अब तुम्हारे चुप रहने से उस लड़की की खुशियां वापस नहीं आ जाएगी जो तुम्हारी वजह से गई है।
उसके आंसू, उसका दर्द, सब कुछ। तुम्हें सच में किसी के जज्बातों की कदर नहीं है पीयूष। मैं सोचता था मेरा बेटा बुरा है मगर गिरा हुआ नहीं। उसमें लाख बुराइयां हैं मगर वो किसी भी लड़की को मझधार में छोड़कर मजाक नहीं उड़ा सकता। अरे तुमने उसकी परवरिश पर सवाल उठाया, उसकी मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर से सवाल उठाया। कम से कम ये करने से पहले एक बार अपनी माँ के बारे में तो सोच लेते। वो भी मिडिल क्लास परिवार से थी, और कोई अगर तुम्हारी परवरिश पर सवाल उठाता तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उनकी बात सुनकर पीयूष ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं गलत था और इस बात का एहसास मुझे हो गया है डैड। मैं उसके लिए गिल्टी भी फील कर रहा हूँ। मैं उससे माफी मांगने गया था, उसे रोकने गया था, मगर वो चली गई यहाँ से, सब कुछ छोड़कर। कहते कहते उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। पश्चाताप और गलती का एहसास साफ दिख रहा था। तभी मयंक का फोन रिंग किया। उसने अपना मोबाइल निकाला और देखा, फिर वहां से जाने लगा। तभी निरंजन जी की घूरती नजर उस पर पड़ी। वो वहीं रुक गया और कॉल पिक की। अगले ही पल निरंजन जी ने उससे मोबाइल लेकर कॉल स्पीकर पर कर दिया। सामने से एक लड़के की आवाज आई, मयंक सर, वो लड़के अभी बार में बैठे हैं, यहाँ वो पार्टी कर रहे हैं, शालिनी मैम के यहाँ से चले जाने की पार्टी। इतना सुनना भर था कि पीयूष ने मयंक की तरफ देखा, मानो उससे पूछ रहा हो कि तुम मुझे बताओगे ये क्या बात हो रही है। मयंक ने सबको ऐसे देखा तो बोलने लगा, 2 दिन पहले शालू कॉलेज आई थी अपना टीसी लेने। कहते हुए वो 2 दिन पहले हुई घटना में खो गया। शालिनी पैदल ही घर जा रही थी। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, मगर उसके कदम धीमे नहीं पड़ रहे थे। अपने गले में उसने स्कार्फ डाल लिया था और डॉक्यूमेंट्स को बचाते हुए वो सड़क के एक तरफ से जा रही थी। तभी उसके कदम एकदम से रुक गए। उसके कानों में किसी की चुभती हुई सी हंसी सुनाई दी। अरे आज पीयूष साथ नहीं है, वैसे हरदम साथ में घूमता रहता है। आज शालिनी जी अकेले जा रही हैं, इनका आशिक आज इनके साथ नहीं है। अरे होगा भी कैसे, उससे तो कोई और मिल गई होगी। वो अपना टाइम इस 2 टके की लड़की के लिए वेस्ट करेगा। अरे तुम सबको पता भी है क्या, पीयूष ओबरॉय ने इस लड़की के साथ रात बिताकर इसे छोड़ दिया। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले शालिनी की गुस्से से घूरती नजर उन पर पड़ी। पीयूष के वही दोस्त जो शालिनी की खार खाए बैठे थे, शालिनी के पीछे आते हुए हंसते हुए उस पर फप्तियां कसे जा रहे थे। पहले शालिनी ने इग्नोर किया, मगर जब बात उस रात पर आई तो वो चाहकर भी नहीं इग्नोर कर पाई। तभी मयंक, जो उसी रास्ते के मोड़ पर खड़ा था, वो अपने गुस्से को काबू किए बस खड़ा था इस इंतजार में कि शालिनी उधर से जाए। इधर शालिनी ने अपनी उंगली आगे की ही थी कुछ बोलने के लिए, तभी उन्होंने झटके से उसके स्कार्फ को खींच लिया। शालिनी ने उसे पकड़ना चाहा, मगर उन्होंने अपना हाथ हवा में उठा लिया। शालिनी डर तो बहुत गई थी, मगर खुद को बस मजबूत दिखा रही थी। लेकिन वो पूरी तरह टूट गई जब उन्होंने कहा, आखिर उसके पैसे को देखकर उसके पास गई थी ना, जानबूझकर उसके करीब जाने की कोशिश की ना, ये सोचकर कि अमीर मुर्गा मिला है तो सोचा क्यों ना फंसा लिया जाए। मगर पीयूष, उसने तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले जिस लड़के ने ये बोला था उसके मुंह पर पंच पड़ा। वो एकदम से पीछे हो गया। इधर शालिनी डर की वजह से कांप रही थी। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो सामने देखे। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब पीयूष ने विक्रम को मारा था। सामने पीयूष है ये सोचकर ही वो बिना सिर उठाए पलटी और तेजी से अपने कदम घर की तरफ बढ़ाने लगी। वहीं जब उस लड़के ने अपना हाथ अपने होठ पर लगाया तो उसे महसूस हुआ कि उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था। उसने सामने देखा तो मयंक को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। गुस्से से मयंक उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसको कॉलर से उठाते हुए मयंक ने एक और मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की? तभी मयंक की नजर दूर खड़ी श्रुति पर गई। उसका भटका ध्यान देखकर उस लड़के ने बाकी सब की तरफ देखा और अपने हाथ से कुछ इशारा किया। कुछ लड़कों ने उसे एकदम से धक्का दे दिया तो मयंक पीछे जा गिरा। उसके हाथ से छूटकर वो लड़का और बाकी सब वहां से भाग गए। मयंक संभल कर खड़ा हुआ और उनके पीछे उन्हें रोकने को बढ़ा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पलटा तो श्रुति उसका हाथ पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मयंक ने अपनी बात खत्म करके पीयूष की तरफ देखा तो उसकी आंखें देखकर वो थोड़ा घबरा गया। वो कुछ बोलता उससे पहले पीयूष निरंजन जी की तरफ देखा और बोला, डैड अभी जाने दीजिए, वापस आऊंगा तो जो चाहिए वो सजा दे देना। निरंजन जी कुछ बोल पाते उससे पहले अपनी बाइक की चाबी उठाकर वो निकल गया वहां से। क्या करेगा अब पीयूष? क्या होगा आगे इनके जिंदगी में? क्या होगा उन लड़कों का जिन्होंने शालिनी के साथ ऐसी बदतमीजी की? निरंजन जी कर पाएंगे पीयूष को माफ? मयंक समझ पाएगा अपनी फीलिंग्स को? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।